अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। भली करे आया जी आया नो वश अद के खैर राखले। नया दिन के साथ मैं हूं सैयद फैसल गिल और मेरे साथ है हंसती मुस्कुराती महक असलम। तो कैसे आप सब लोग? नया दिन है, खुशगवार दिन है, खुशगवार मूड भी है। और जब ये कहे ना कि आज खवातीन का आलमी दिन है, वैसे मर्दों का भी आलमी दिन होता है लेकिन खवातीन का आलमी दिन बहुत ज़्यादा कहते हैं मिली जोशो जज्बे से मनाया जाता है। तो एक ना एक अलग सा एहसास होता है आपको, आपको हर तरफ से एक वो मिल रहा होता है, एक अच्छे कमेंट्स मिल रहे होते हैं। और मैं स्पेशली प्रोग्राम के आगाज़ में कहना चाहूँगी कि मेरी टीम में जितने मर्द हजरात हैं, मेरे इर्द गिर्द, मेरे अब्बा, मेरे भाई, मेरे शौहर, मेरे को एंकर फैसल, मैंने इनकी नज़रों में जितनी ख़वातीन के लिए इज़्ज़त एहतराम देखा है, मुझे ये लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी टीम दी है, ऐसा को होस्ट दिया है, ऐसा माहौल दिया है जिसमें मैं पली बड़ी हूँ और जिसमें मैं काम कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर। और सिर्फ ये नहीं, हमारी जो वर्क प्लेस है हमें उसको भी क्रेडिट देना चाहिए कि वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस फॉर वुमेन टू वर्क। और क्योंकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वैसे हर दिन इनका होता है क्योंकि बच्चे के पैदाइश से लेके ख़ानदान को संभालने और फिर मुल्क का निज़ाम संभालने तक ख़वातीन का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। अब आज का मकसद जो है वो ख़वातीन की समाजी, सियासी और इक़्तिसादी जद्दोजहद को ख़िराज तहसीन पेश करना है। कायनात के वजूद में औरत को इंतहाई नागुज़ीर करार दिया गया है और कहा है कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। और औरत कायनात की सबसे खूबसूरत तख्लीक है। इसकी शख्सियत में रंग और खुशबुओं का हसीन इम्तजाज है। परवरदिगार ने इसे तख्लीक कार बनाकर आला मकाम अता किया और इस मकाम और मर्तबे के मुतालिक हादिए बरहक ने यह कहा कि जन्नत माँ के कदमों तले है। औरत माँ के रूप में जन्नत है, बेटी के रूप में रहमत है, बहन के रूप में मोहब्बत है और बीवी के रूप में इसारो वफा का पेकर है और इसकी एक मिसाल है। और जब हम कहते हैं ना औरत की बात जब हम करते हैं तो हर एक शख्सियत और हर एक वो शख्स जो कि समझ बूझ रखता है और जो औरत की इज्जत करना जानता है, उसे ये कहने में कोई शर्म महसूस नहीं होती है कि औरत की ज़ात को सलाम पेश करता है। बेशक तुझे सलाम कि ये घर, ये धरती तेरे ममनून और एहसान मंद हैं। आगे बढ़ते हैं जी। और शो में आज क्या है? और शो में इसके अलावा हम बात करेंगे, आज तो बड़ा खुशी का दिन है लेकिन क्रिकेट पे जब हो रही थी ना बात, बहुत बोर हो गया हूँ यार। अब मैं बहुत शदीद बोर हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ की जानिब जा चुका है। और अब देखना यह है कि आज के दिन जो है वो क्या होगा। इसके अलावा एक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म आ रही है, उसकी कास्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे और उसने हमारी जो लड़कपन की यादें ना वो ताज़ा कर दी हैं, इशरत बाजी इन चाइना। लेकिन आज का अहम मौजू और वो ये कि ख़वातीन के आलमी दिन पर ISPR की जानिब से वीडियो जारी की गई है। पाक फौज और दीगर इदारों में तैनात ख़वातीन को ख़िराज तहसीन पेश किया गया है। आलमी अमन मिशंस में ख़वातीन अहलकारों की खिदमात को भी उजागर किया गया है। Pakistan is a leader in championing women peacekeepers and an example for other troop contributors. जिंदगी का कोई भी शोबा उठा के आप देख लें, ख़वातीन हर जगह मौजूद हैं। बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हौसले के साथ, जुर्रतमंदाना अंदाज में वो अपना लोहा मनवा रही हैं। तो इस मुल्क और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ख़वातीन काम कर रही हैं, चाहे वो घर के काम है या फिर मुआशरे में किसी भी तौर पर अपना हाथ और अपना किरदार अदा कर रही हैं, उन सब ख़वातीन को सलाम। आगे बढ़ते हैं, इस पर तो हम पूरा दिन डिस्कशन करते रहेंगे ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से। लेकिन अभी जो चीज़ जिस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है सियासत के हवाले से। अब पंजाब जहां पर सियासी भौचाल है और सबकी नजरें हैं पंजाब की तरफ, हलीम खान की जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत ने खलबली मचा दी है। हलीम खान ने इंकशाफ किया है कि 4 दिन में उनका 40 से ज़्यादा अरकान से राबता हुआ है। जहांगीर तरीन और अलीम खान मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे और सियासी मंजरनामा वाज़ेह होने तक अरकान का नाम सामने नहीं लाया जाएगा। यानी एक टॉप सीक्रेट है जिसको रखा जाएगा और देन ये रिवील किया जाएगा। सो एक पैकेज आपको दिखाते हैं। पंजाब की सियासत में पावर गेम शुरू हो गया। जहांगीर खान तरीन के बाद अलीम खान ने एंट्री दे दी। उस्मान बुज़दार काबीना को हाल ही में खैरबाद कहने वाले अलीम खान ने जहांगीर खान तरीन से हाथ मिला लिया है। हमारे निहायत ही मोहतरम भाई अलीम खान आज हमारे ग्रुप में उन्होंने शमूलियत का ऐलान किया और जहांगीर तरीन साहब की लीडरशिप में आइंदा जो लाहे अमल बनेगा उस पर हम सारे ग्रुप मिल के उस पर अमल करेंगे।
जहांगीर तरीन के घर में होने वाले अहम तरीन इजलास में 3 सूबाई वज़रा समेत 19 अरकाने असेंबली शामिल हुए। वज़ीर मवासलात पंजाब आसिफ नकवी भी तरीन ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। मीडिया से गुफ्तगू में अलीम खान ने अहम इंकिशाफ किया। आज तक मैं तकरीबन 40 से ज्यादा MPs को मिल चुका हूं पिछले 4 दिनों में, और उनमें से अक्सरियत जो है तशवीश का शिकार है। तरीन ग्रुप के ओन चौधरी से पूछा गया कि क्या अलीम खान को वजारत आला देने की पेशकश की गई है। थोड़ा सा सस्पेंस रहने दें और जो होगा बेहतर होगा, अच्छा होगा। जराए के मुताबिक अलीम खान से मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी मुसलसल राब्ते में है। तरीन ग्रुप तहरीक इंसाफ में मौजूद दूसरे ग्रुपों से भी राब्ता करेगा और सियासी मंजरनामा वाज़े होने तक किसी रुकन का नाम सामने नहीं लाया जाएगा। तो तरीन हाउस में अहम तरीन इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीम खान का कहना था कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है उस पर मुखलिस कारकुनों को तशवीश है। तहरीक अदम एतमाद आई तो मिलकर फैसला करेंगे। वज़ीर आला बनने से मुतालिक सवाल का उन्होंने क्या जवाब दिया, देखिए। जब हुकूमतें बन जाती हैं तो कुछ और ही लोग होते हैं जो हुकूमत में हुक्मरान के इर्द गिर्द आ जाते हैं, और जो लॉयल लोग होते हैं, जो कमिटेड लोग होते हैं, जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया होता है, वो पीछे चले जाते हैं। हम में से किसी को कोई अफसोस ना होता अगर आज हमें लगता वो जमात जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की है, अगर आज वो अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा कर रही होती, लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतर रही होती, अवाम में मकबूल हो रही होती, तो हमें किसी के भी नज़रअंदाज होने का कोई दुख ना होता। आज पंजाब में जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से हुकूमत का कारोबार चल रहा है, PTI के मुखलिस कारकुनों को और PTI को वोट देने वालों को इस पे तशवीश है। और हमारी आज भी आपस में यही बात हुई है, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों। उनमें वो तमाम लोग शामिल होंगे जो किसी न किसी मरहले में इस तहरीक में फाल किरदार अदा करते रहे। हमारी आज भी ये कोशिश है जितने तहरीक इंसाफ में ग्रुप्स हैं उन सबको यकजा करें, हम सारों ने कोशिश की है एक नए पाकिस्तान की जद्दोजहद में। जब आज उस जद्दोजहद को रायगा जाते देखते हैं, दिली अफसोस होता है। ये किसी फर्द वाहिद की पार्टी नहीं है, ये हम सब की पार्टी है। खून पसीना लगा है कि हमारी आखिरी वक्त तक कोशिश है कि हम PTI को मजबूत करें, मुत्तहिद करें। हमारी पार्टी को आज जिस मसाइल का शिकार है और जिस तरह की तब्दीली हुकूमतों में आ रही है, सिंसियर दोस्त हैं PTI में, उनको फाल होना पड़ेगा। मेरा जो किरदार होगा वो मैं जरूर निभाऊंगा किसी हुक्मरान के खिलाफ, जबकि उसका वजीर आजम भी हो, वजीर आला भी हो, पूरा पावरफुल हो, उसके खिलाफ लाहौर शहर में खड़ा होना इतना आसान नहीं है। और हमने वो टाइम गुजारा है, जवाबमर्दी से गुजारा है, बड़े हौसले से गुजारा है। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैंने CM बनना था तो इसलिए मैंने इमरान खान का साथ दिया था। मैंने इमरान खान का साथ इसलिए दिया था कि इस पाकिस्तान में एक वाहिद उम्मीद थी कि जो इमरान खान की शक्ल में लोगों ने देखी थी, और हम उस उम्मीद के लिए हमने दिन रात कोशिश की। जो CM के पास पर्क्स हैं, मेरे पास शायद उससे ज़्यादा पर्क्स मौजूद हैं। जो वो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, शायद उससे बेहतर गाड़ियाँ मैं इस्तेमाल करता हूँ। जो उनके पास सरकारी जहाज़ है, मेरे पास उससे बेहतर जहाज़ मौजूद है। अगर अदम एतमाद आती है तो हम सब मिल के इसका फैसला करेंगे कि हमने किसका साथ दिया। तो इंतहाई हलचल मची है सियासी मैदान में। अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात 24 घंटे में दूर कर दिए जाएंगे, सब वापस एक पेज पर आ जाएंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अलीम खान से मुलाकात के बाद एक बड़ा दावा किया है। मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की है और ये उन्होंने कहा है कि अलीम खान आज भी इमरान खान के सिपाही हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत और PTI के मफाद में हैं। वज़ीर आज़म ने सियासी सूरत हाल पर मुशावरत के लिए पार्टी कायदीन की अहम बैठक भी बुलाई है। तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने का मिशन, PTI सरकार भी एक्शन में आ गई। वजीर आजम की जेर सदारत PTI कोर कमेटी की बैठक में रूठे हुओं को मनाने का फैसला किया गया है। जहांगीर तरीन और अलीम खान से बातचीत का टास्क गवर्नर सिंध को सौंपा गया। इमरान इस्माइल अपनी टीम के साथ इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे। अलीम खान के घर 1.5 घंटे तवील मीटिंग के बाद ऐलान किया कि मामलात तय पा गए हैं। अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, उनके रुफ़का, वो नाराज़ लोग जो आज अलीम खान साहब को कांटेक्ट कर रहे हैं या जहांगीर तरीन साहब को कांटेक्ट कर रहे हैं, वो सब इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर
आपको नजर आएगा कि हम सब एक पेज पर वापस मौजूद हैं। इमरान इस्माइल ने कहा कि जहांगीर तरीन ग्रुप के तहफ्फुज़ात जायज हैं जिन्हें दूर किया जाएगा। जो रिजर्वेशंस यहाँ से मैं लेकर जा रहा हूँ वो मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म उसे कबूल करेंगे, क्योंकि उनकी रिजर्वेशंस, उनकी सिफारिशात, उनकी गुजारिशात, उनकी सारी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हैं। ऑपोजिशन का वार नाकाम बनाने के लिए वजीर आजम पार्टी रहनुमाओं की अहम बैठक भी आज बुला ली गई है। सियासी सूरत हाल और पंजाब में नाराज अरकान के मामले पर मुशावरत की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने का पूरा यकीन है। कोर कमेटी इजलास में उनका कहना था कि अदम एतमाद लाने वाले शौक पूरा कर लें, हमारी तैयारी मुकम्मल है, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। पल पल बदलती सियासी सूरत हाल पर फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन पर चोट भी कर डाली। ट्वीट में लिखा, एक थी अदम एतमाद, फिर सुबह हो गई और आँख खुल गई। और जहांगीर तरीन को नजरअंदाज क्यों किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। अलीम खान ने किया सवाल। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जहांगीर तरीन का पीटीआई की जद्दोजहद में अहम किरदार है। सियासत दोस्तों में इजाफे का नाम है, मुश्किल में दोस्तों के साथ खड़े होने का नाम। सब दोस्तों को जिन्होंने जहांगीर खान के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जहांगीर खान तरीन एक बहुत नुमाया चेहरा था। अनफॉर्चुनेटली जहांगीर खान से हुकूमत के बाद काम क्यों नहीं लिया गया, उनको अहमियत क्यों नहीं दी गई, इसका जवाब आज तक समझ नहीं आ सका। और वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान के साथ एक नए पाकिस्तान की जद्दोजहद में अनथक मेहनत की थी, दिन रात काम किया था, खून पसीना लगाया था, उनको क्यों नजरअंदाज किया गया, इसका आज तक जवाब नहीं आया। ऑपोजिशन क्या कह रही है, अब हम आपको ये बताएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब लाएं और इसे कामयाब कैसे बनाएं? दो सवाल हैं, इन दोनों सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ऑपोजिशन मुतहरिक है। ऑपोजिशन के 3 बड़ों ने इस्लामाबाद में सर जोड़े हैं। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की बैठक में अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। आइंदा की हिकमत अमली तय करने का टास्क कानूनी माहिरीन को अब सौंप दिया गया है। उस्मान खान की रिपोर्ट में मजीद देखते हैं। हुकूमत मुखालिफ मिशन को कामयाब बनाने के लिए इस्लामाबाद में अपोजिशन के बड़ों ने बड़ी बैठक लगाई। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान आसिफ जरदारी की रिहाइश गाह पर पहुंचे। तहरीक अदम एतमाद लाने और कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर मुशावरत हुई, लेकिन फैसला ना हो सका। बाल कानूनी टीम की कोर्ट में फेंक दी गई। हम वेट कर रहे हैं चूँकि वी आर बिजी इन द लॉन्ग मार्च, ओके, अवाम मार्च, और अवाम मार्च इंशाल्लाह कल आ जाएगी। और आज लीगल एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो डिस्कस करें। अपोजिशन का दावा है कि तहरीक अदम एतमाद जरूर कामयाब होगी। 100% एतमाद है और इस वक्त जो पंजाब में हो रहा है वो भी आपके इल्म में होगा। इस वक्त कोई भी बंदा जिसने जो है वो इमरान खान को यहाँ तक पहुँचाने में कोई छोटा या बड़ा किरदार अदा किया है, वो कोई भी उसके साथ नहीं। अपोजिशन क़यादत का कहना है तहरीक अदम एतमाद के लिए 48 या 72 घंटे की कोई बात नहीं, पत्ता मुनासिब वक्त पर फेंका जाएगा। अहम मुलाकातें वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान हुई एक अहम मुलाकात। इसमें मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया है कि मुल्क में दहशत गर्दी और नफरत पर मबनी तकारीर की कोई गुंजाइश नहीं है। दहशत गर्दों को जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अब्बास शबीर की रिपोर्ट। मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के तनाजुर में इस्लामाबाद में 2 बड़ों की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म इमरान खान और सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर बहस आई। पाक फौज के पेशा वराना अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ और DGISI समेत आला अस्करी और सिविल क़यादत ने शिरकत की। सेक्रेटरी दाखिला ने नेशनल एक्शन प्लान पर ब्रीफिंग दी। अलामिया में एपेक्स कमेटी ने पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत की और इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी इदारे नेक्टा को मजबूत बनाने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क में दहशतगर्दी और नफरत अंगेज तकारीर की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दों को जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाए ताकि एक मिसाल कायम हो। मुल्क दुश्मन अनासर फिरकावारियत और नफरत अंगेज तकारीर के जरिए इंतशार फैलाना चाहते हैं। रियासत ऐसे अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देगी। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी ताकत के साथ अमल दरामद की भी हदायत कर दी।
वज़ीर आज़म इमरान खान का अहम ट्वीट लिखा। उन्होंने यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर से यूक्रेन की सूरत हाल पर बात की और जारी अस्करी तनाज़े पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इसके साथ तरक्की पजीर ममालिक पर इस तनाज़े के मोहलिक मुआशी असरात पर रोशनी डाली। इमरान खान ने लिखा है कि उन्होंने जंगबंदी और सूरत हाल की शिद्दत में फौरी कमी की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। ट्वीट में लिखा गया है कि मैंने इंसानी बुनियादों पर इमदाद की अहमियत उजागर की और बातचीत और सिफारतकारी के जरिए मामले के हल की तदबीर के हवाले से अपने मौक़िफ़ का इआदा किया। हमारा इत्तेफाक था कि पाकिस्तान जैसे ममालिक इस बाब में मावनत का फरीज़ा सरअंजाम दे सकते हैं। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के सरबराह ने वज़ीर आज़म को कॉल करके रूस यूक्रेन तनाज़े पर सालसी का किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया अहम ट्वीट और इसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर से यूक्रेन की सूरत हाल पर बात की और जारी अस्करी तनाज़े पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इसके साथ साथ तरक्की पजीर ममालिक पर इस तनाज़े के मोहलिक मुआशी असरात पर रोशनी भी डाली। अभी आपको अफसोसनाक खबर देते हैं इस्लामाबाद से, जिसका इलाका है अपारा, जहां पर मैटरनिटी केयर अस्पताल के करीब फायरिंग से 3 अफराद को कत्ल किया गया है। वाक़े के बारे में मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आदिल तनूरी से। जी आदिल, बताइए क्या अपडेट्स हैं? देखिए, इस्लामाबाद थाना अपारा के करीब पॉलीक्लिनिक अस्पताल के बाहर फायरिंग हुई है। फायरिंग के नतीजे में जो है 3 अफराद जो है वो खातून समेत जाँ बाक हुए हैं। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि एक खातून जो कि नर्स थी, उसके वालिद और जो उसका भाई है उसको जो है कत्ल कर दिया गया है। ताहम थाना अपारा पुलिस जो है मौके पर पहुंची है और तीनों लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और पुलिस की जानिब से यह दावा भी किया जा रहा है कि फायरिंग कर। ठीक है आदिल, बेहद शुक्रिया, आप डिटेल्स दे रहे थे। तो अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार हाजिर होंगे तो मजीद स्टोरीज हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से बात करेंगे ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से। जैसे कि फैसल ने आगाज़ में कहा ना कि हर दिन औरत का दिन है और एक स्पेसिफिक दिन को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम बताते हैं कि हमारे मुल्क की ख़वातीन हर शोबे में किस तरह से काम कर रही हैं, अपना लोहा मनवा रही हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन मुत्तहद नज़र आ रही हैं हर जगह पर। और इस्लामाबाद में एक तरफ औरत मार्च तो दूसरी तरफ हया मार्च होगा। अच्छा, इस पर जो डिवाइडेड ओपिनियन है, इस पर हमारी नुमाइंदा फरा रब्बानी ने गुफ्तगू की है और जानने की कोशिश की है कि ऑब्वियसली डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट डिवाइडेड ओपिनियंस, लेकिन इस मौके पे, इस अहम दिन के मौके पे ये डिवाइडेड ओपिनियन क्या है, देखिए। मकसद एक, लेकिन इसके हसूल के लिए धड़े दो। औरत मार्च और हया मार्च की तकसीम ही ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की राह में रुकावट तो नहीं। अब एक तरफ हया मार्च मनाया जा रहा होगा, एक तरफ औरत मार्च मनाया जा रहा होगा, तो मेरे ख्याल में एक ये गलत है। अगर आप लोगों ने मनाना ही है ये दिन और औरत के हकूक़ के हवाले से ही मनाना है तो एक पिच पे खड़े होकर ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाएं। जितना भी आपने सेलिब्रेट करना है औरत मार्च को, इट शुड बी, देयर इज़ नथिंग हार्म इन सेलिब्रेटिंग वुमेन डे, लेकिन इट शुड बी इन सम लिमिट्स। दोनों तरह से औरत सेलिब्रेट हो रही है, रिकग्नाइज्ड हो रही है, एक्नॉलेज्ड हो रही है और तस्लीम कर रहा है माशरा कि औरत को अलग से अपनी आइडेंटिटी की ज़रूरत है। तो हमें ये वुमेन डे मार्च पे ना अपने जो राइट्स हैं, अपने कवानीन जो हमारे लिए बने हुए हैं, उनके लिए हमें एफर्ट करनी चाहिए और हमें उस पर इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। अपने आलमी दिन पर भी अगर पाकिस्तानी ख़वातीन एक पेज पर नहीं तो शायद इन्हें हकूक़ के हुसूल के लिए तवील इंतज़ार करना पड़ेगा। ख़वातीन का कहना है चाहे औरत मार्च हो या हया मार्च, इसका मकसद सिर्फ ख़वातीन की फलाह बहबूद होना चाहिए, ना कि तसादुम। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ फरा रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। डिवाइडेड और नॉट, ओपिनियन तो है और ओपिनियन ये है कि वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में रंग। मैं इस शेर को मज़ीद आगे लेके जाना चाहता हूँ। सिर्फ रंग क्यों है वजूद ज़न से? इस वजूद ज़न से इस पूरी दुनिया में ना सिर्फ रंग है बल्कि वो तमाम तर रानाइयाँ हैं जो कोई भी दूसरी जिन्स इस दुनिया को ऑफ़र कर सकती है। और ऐसी कई मिसालें हैं हमारे सामने कि जिनको देख के हमें फ़ख्र महसूस होता है। तो आज हमने ऐसी ही एक गेस्ट को मदऊ किया है। टेलीनॉर पाकिस्तान की दूसरी बड़ी टेलीमवासलाती कंपनी है और ख़ातीन के इस आलमी दिन के मौके पे हमारे साथ मौजूद हैं टेलीनॉर की चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर पूरो चिश्ती सिद्वा, जो टेलीनॉर में अपने खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। 30 साल का मैम आपका तजुर्बा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्टूडियोज़। और सिर्फ टेली कम्युनिकेशन में नहीं बल्कि डिफरेंट सेक्टर्स में। तो सबसे पहले तो आपको हम वेलकम करते हैं मैम पूरो और हैप्पी वुमेन्स डे।
थैंक यू वेरी मच। एज यू हैड करेक्टली सेड, हर दिन औरत का होता है, सिर्फ एक दिन है जब हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। और हम एक्चुअली कहना चाहते हैं कि ये एक दिन नहीं होना चाहिए, ये बहुत सारे दिन होने चाहिए, लेकिन एक दिन हम एक अहद करते हैं एवरी ईयर। एब्सोल्युटली। अच्छा मैम, ये बताएं कि आज के इस दौर में ख़वातीन के लिए जो पेशा वराना ज़िम्मेदारियाँ हैं कितनी ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं, इवन इन दिस मॉडर्न एरा जहाँ पे दुनिया अब चांद से भी आगे, मार्स से भी आगे, पता नहीं कहाँ जा रही है। वो टेलीस्कोप लगा रहे हैं जहाँ वो इतना दूर तक देख सके कि जहाँ तक आज तक इंसान की नज़रों ने देखा। यहाँ पे ज़मीन पे हमारे ख़ित्ते में, हमारी नज़रों में ख़वातीन की वो रिस्पेक्ट, ख़ास तौर पे प्रोफेशनल जो ख़वातीन हैं उनकी वो रिस्पेक्ट आपको फ़ील हुई, महसूस हुआ, अंदाज़ा हुआ? जी बिल्कुल। अब मैं ऑब्वियसली 30 इयर्स प्लस से काम कर रही हूँ प्रोफेशनल वर्ल्ड में, और मैंने फॉर्चुनेटली मल्टीनेशनल्स में काम किया है जहाँ कभी भी मुझे खुद से कभी डिसरिस्पेक्ट की इशू नहीं आई। However, there are so many women who work in different industries, और वहाँ ऑब्वियसली एक डिसरिस्पेक्ट की एलिमेंट कहीं ना कहीं आती है और हुई होगी, और औरतों ने ये फेस डेफिनेटली किया होगा। However, over a period of time, this has improved. I think उसमें हमारे मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, हमारे सोशल मीडिया जिस तरह अवेयरनेस स्प्रेड करती है, they are letting people know how to behave with women, how to deal with women in the workplace, so that औरतें आज महफूज फील करती हैं working in different sectors. आई थिंक इसमें बहुत सारा हाथ उनके मेंटर्स का भी है, उनके मैनेजर्स का भी है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम मर्द होते हैं। सो इट्स द मेन, एंड इट्स द मेन हु बेसिकली आर द पीपल हु हैव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम encouraged women. राइट, सो जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे सारे जो सुपरवाइजर्स थे वो दे वर ऑल मेन, एंड हैड दे नॉट सपोर्टेड तो मैं शायद यहाँ तक ना पहुँचती। राइट, सो ये जिम्मेदारी मर्द की है कि वो अपनी बहन, बेटी, बीवी हो गई या माँ हो गई, अपनी कोलीग हो गई, उसको सपोर्ट करें, मेक श्योर कि उसको भी वही एवेन्यूज़ मिले टू प्रोग्रेस। अच्छा मैम, हम अपने माशरे में ज़्यादातर ये होता है कि जो मर्द की तस्वीर पोर्ट्रेट होती है वो होती है जालिम, के जी जुल्म किया या तशद्दुद किया या कुछ भी, या काम नहीं करने दिया, पढ़ी लिखी ख़वातीन की शादियाँ हो गई, उसके बाद घर में रोक लिया गया जी कि हमारी तो माशरे में, हमारी तो फैमिली में है कि जी आप काम ही नहीं करेंगी, उनका पढ़ना लिखना ज़ाया हो गया। मैं चाहती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म से आप उन तमाम ख़वातीन और उन तमाम मर्दों को ये मैसेज दें कि स्पेशली मर्द का किरदार औरत को आगे ले जाने में कितना अहम है। हम ये कहते हैं ना कि एक मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ है, लेकिन मुझे लगता है कि एक औरत की कामयाबी के पीछे बहुत सारे मर्दों का हाथ, लाइक उसका बाप है, उसका शौहर है, उसका बेटा है, या फिर आप ये कह लें कि जिसके साथ आप काम करें उस शख्सियत का हाथ है। वेल, आई थिंक उनका सबसे बड़ा हाथ है। जो आज भी जो हमारे घर का सरबराह है ना, वो एक मर्द है। राइट, मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के भी जो सरबराह हैं वो मर्द हैं। राइट, सो ऑब्वियसली उन पे ड्यूटी ज़्यादा जाती है, द ओनर्स इज़ ऑन देम टू मेक श्योर कि ये अपने नीचे जितनी औरतों को हैं उनको आप इनकरेज करें। हावेवर, सिर्फ मर्द का हाथ नहीं है, इवन ऑल दीज फीमेल्स जो कि अब एजुकेट हो रही हैं, जो डॉक्टर्स बन रही हैं, लॉयर्स बन रही हैं, डिफरेंट शोबे में एजुकेट हो रही हैं, और अब आप देखेंगे कि जो टॉपर्स भी आज होती है ना, वो आपको नज़र आएंगी कि फ़ीमेल्स हैं। बट हाउ मेनी फीमेल्स जो एजुकेट होके कॉर्पोरेट सेक्टर में जाती है या कुछ कर लेती हैं, वो जो परसेंटेज है वो शायद आज भी कम है। ऑब्वियसली बढ़ रहा है, एवरी ईयर बढ़ रहा है, लेकिन वो आज भी कम है। बिकॉज समवेयर देयर इज़ स्टिल दिस नोशन कि अगर लड़की को पढ़ाते हैं तो उसको इसलिए पढ़ाते हैं कि उसको एक अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, एंड शी गोज़ इनटू अ बेटर फैमिली, अ पढ़ी लिखी फैमिली एक्सेट्रा, and there she probably goes and just looks after the house. Nothing against females who are house keepers, right? उसमें कोई मसला नहीं है, but I think what they need to do is कि अगर आपने एजुकेशन ली है तो अपनी एजुकेशन को आप यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में ही जाएं। अब तो बिकॉज ऑफ हमारा जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हमारे इतने सारे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इतने सारे हैं, दे हैव इनेबल्ड women to do everything outside of work while staying at home.
अपनी यूट्यूब बना दी, आपने कोई एक कारोबार कर दिया घर में, एक छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट कर दी, आपने एक घर में पार्लर स्टार्ट कर दिया, आपने कोई सिलाई कशीदाकारी का काम कर दिया, सेंटर हो गया, बच्चों को आप एजुकेट कर रहे हैं, ये जाके या फूड बिजनेस, एवरी यू सीन सो मेनी शेफ्स दैट हैव कम अप ड्यूरिंग द पेंडेमिक, राइट? सो ये उन्होंने सब यूट्यूब में डाला, इंस्टा पे डालते हैं अपनी स्टोरीज, एंड देन दैट्स हाउ दे नो, लेट द वर्ल्ड नो. सो दिस इज ऑल्सो ब्रिलियंट वे टू एटलीस्ट गिव बैक टू सोसाइटी. इससे पहले कि मैं जो आपकी इंडस्ट्रीज पे बात करूं, एक हमेशा से मेरा सवाल रहता है, आज के दिन के मौके पे ये मैसेज देना बड़ा ज़रूरी है कि समझाया जाता है कि इट्स पेट्रियार्कल सिस्टम वर्सेस वुमेन. हालांकि जैसे कि आपने खुद भी जिक्र किया कि हमारी फीमेल्स को एजुकेशन दी जाती इसलिए कि डॉक्टर बहू मिल जाए हमें. द इशू इज़ कि इस डिमांड को रखने में जितने ससुर और होने वाले शौहर साहब होते हैं, उतनी ही ये डिमांड सास और नंदों की भी होती है. कंप्लीटली एग्री. सो देयरफॉर बिल्कुल आपने सही कहा. इनफैक्ट जब मैं आपको वो पिछले क्वेश्चन का जवाब दे रही थी तो मुझे यही लगा कि हम सारा जोर मर्द पे क्यों डालते हैं. इट इज़ द वुमन ऑल्सो. जब वो सास बन जाती है तो उसका काम है कि अपनी बहू को सपोर्ट करे. लेकिन वो माँ का इंटरप्ट कर रही हूं, लेकिन आई डोंट नो कि क्यों जब आप सास बन जाते हैं तो आपका रवैया एक उलट हो जाता है. मे बी इट्स स्नोबॉल इफेक्ट, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है तो अब वो प्रेशर में आगे. इनफैक्ट और नहीं करना चाहिए. अगर मेरे साथ कोई बुरा हुआ है तो मैं अपनी बहू के साथ क्यों वो बुरा कहूँ. एंड स्पेशली इफ शी इज एजुकेटेड, शी कैन डू समथिंग, यू नो, लाइक आई वुड बी सो हैप्पी if when my daughter grows up, I would want to look after her children so that she can start her career and she can do whatever I may not have been able to do. So I would want to do that. Then you take the back seat and you look after that generation और उसको आप grow करें to make us yet another stronger woman. जब growth की बात हो रही है ना, मुझे थोड़ा सा बताएं, जो टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस है, खातीन की तरक्की में वो कैसे किरदार अदा कर रहा है अलॉन्ग विद द इजी पैसा थिंग? देखिए जी, हमारी जो टेलीनॉर बैंक की इजी पैसा ऐप है, ठीक है, वो 25% ऑफ विमेन आर यूजिंग इट, जो हमारी स्टेटिस्टिक्स दिखा रही हैं. सो विमेन आर यूजिंग इट. दे आर यूजिंग इट नॉट ओनली फॉर देयर हाउस होल्ड इशूज़ या हाउस होल्ड वर्क, यानी कि आपको पैसे ट्रांसफ़र करने, बिल्स पे करने एक्सेट्रा, बट ऑल्सो जितनी हमारी दूसरी जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं उनको भी वो यूज़ करती हैं. एज़ फार एज़ अस एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे सपोर्ट करते हैं, सो हमारे वहाँ तो इट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, वी आर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर. हम उतने ही पैसे एक औरत को देते हैं जितने पैसे हम एक मर्द. तो हमारे वहाँ कोई पे डिस्पैरिटी नहीं है, ठीक है. हमारे वहाँ औरतें हर शोबे में हैं, लीगल में हैं, ट्रेजरी में है, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, हर जगह है, राइट. सो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हमने एक औरत को नहीं लिया या हमने उसको प्रेफर नहीं किया. इनफैक्ट हम थोड़े से हम शायद मे बी ऑन दी अदर साइड भी जा रहे हैं कि अगर एक लड़की और एक लड़का है और लड़की बेहतर है तो हम लड़की को ले लेते हैं. बिकॉज दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट टू प्रमोट कि हमारी मैनेजमेंट टीम में जितनी भी विमेन रिप्रेजेंटेशन हो उतना ही अच्छा. बिकॉज दे ब्रिंग अ बैलेंस, दे ब्रिंग अ बैलेंस ऑफ थॉट, दे ऑल्सो ब्रिंग अ बैलेंस ऑफ पावर. अच्छा मैम, हम कहते हैं कि माहौल का बड़ा असर होता है कि जी आपके इर्द गिर्द का माहौल ऐसा है, यानी आपकी अम्मा ने अगर कोई चीज़ बर्दाश्त की तो वो बेटी को भी यही सिखाती हैं कि बेटा बर्दाश्त कर लो, मैंने भी ऐसे ही टाइम सह लो. हाँ, तो ये वो जो एक माहौल है उसका कितना किरदार होता है एक औरत की ग्रूमिंग में, उसके ब्रॉटअप में. या मैं ये चाहती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म से वो माएँ जो कि हमें देख रही हैं, उनको अगर कोई मैसेज देना चाहे कि वो अपनी बेटियों की तरबियत इस लिहाज से करें कि उन्हें खामोश ना रहना पड़े. देखिए, इनिशियल तरबियत तो आपके घर से ही होती है, सो यू कैन नॉट डिनाई दैट. अब जो औरत जब वर्क प्लेस पे आती है तो वो एक अपने दिमाग में एक ढांचा लेकर ही आती है, बिकॉज दिस इज़ हाउ शी वाज ट्रीटेड एट होम एंड देयरफॉर दिस इज़ हाउ शी नोज़ कि भी अगर बाहर भी जाना है तो मर्द से दबना है, मर्द के साथ ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, अगर उसने कुछ कह दिया तो जी सर करके बैठ जाना है एक्सेट्रा. सो आई थिंक जो हमारा घर का माहौल है, पहले तो माओं को इम्पॉर्टेंट है कि माएँ अपने बेटा या बेटी में वो फ़र्क ना करें. जो काम वो एक्सपेक्ट करती है कि बेटी घर में करे, वही काम वो उनका बेटा भी करे. सो अगर सिर्फ प्लेटें उठाना डिनर टाइम के बाद या कुक करना सिर्फ बेटी का काम नहीं, वो बेटे का भी काम है.
सो जब माएँ अपने घर से ही वो मवाजना करना बंद करेंगी तो वो लड़की पहले से ही कॉन्फिडेंट निकलेगी. So you see, this is everything has to do. It starts from the womb and goes into your early childhood, and then how you're treated. So basically, it is the parents, it is the mother, it is the father. Treat your daughter as your child. Do not treat her as your girl child. Oh yes, absolutely. अच्छा मैम, कहा जाता है कि जो ख़ातीन हैं वो जन्म देती हैं ज़िंदगी को, और इस ज़िंदगी को जन्म देने को जो है रिलेट किया जाता है कोई बेबी को पैदा करने से. बट हमारे यहाँ के जो हमारी एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, एक लाइक इतना बड़ा मास ख़ातीन का है जो उसमें काम करती हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट जन्म देना, इट्स नॉट अबाउट बच्चों को जन्म देना, इट्स अबाउट दोज फीमेल्स एज वेल. जो रोटी आप घर पे खा रहे हैं, आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि कटाई तो मर्द करते हैं, लेकिन जो बीज जो बुवाई हो रही होती है वो औरत कर रही होती है. सिंध के गोठों से लेके गिलगित के ऊंचे पहाड़ों तक ख़ातीन का बहुत अहम रोल है. मैम, हमने देखा कि इसी रीजन में, इसी खित्ते में बांग्लादेश मॉडल बड़ा कामयाब रहा, ग्रामीण मॉडल, जिन्होंने वो गए और उन्होंने लोन्स दिए, मर्दों को नहीं, उन्होंने ख़ातीन को सारे बिलासूद कर्ज दिए, और फिर एक रेवोल्यूशन देखी हमने एक ऐसी टाइम पे कि जहाँ पे बांग्लादेश वाज स्ट्रगलिंग, एंड नाउ कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि बांग्लादेश इंडिया से भी ऊपर जा चुका है. हमारी तो खैर बात आप छोड़ ही दें इन इकोनॉमी. तो आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ, आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बात की, ऑन दी होल किस तरीके से ख़ातीन रेवोल्यूशनाइज कर सकती हैं हमारी इकोनॉमी को? देखिए, अगर इकोनॉमी को रेवोल्यूशनाइज करना है तो जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर है उनको वही आसानियाँ पैदा करनी चाहिए फॉर वीमेन टू गेट इनटू अ स्मॉल बिजनेस और गेट इनटू नॉट ओनली द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. इवन अगर आप हमारी ख़वातीन जो कि एग्रीकल्चर में काम करती हैं, जो देहातों में काम करती है, उनको भी हम लोन प्रोवाइड करें. सो lots of banks are into this women's loan thing. हम खुद अब कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी जो women loan का जो एक facility है, हम उसको start करें, so that हम उनको उतनी ही empowerment दें पैसों wise to start something, because most of the time females don't have avenues to go to even start any business. कि अगर हमें लोन भी चाहिए तो हमें कौन लोन देगा, यू नो. सो देन हमें वो राहें पैदा करनी पड़ेंगी, सो दैट हम उस औरत को भी जाके वो पैसे प्रोवाइड करें या वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, सो दैट वो भी खुद से खुद कफील हो. यू नो, औरत का खुद कफील होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी. अगर वो नहीं होती तो फिर वो वही पेट्रियार्कल सोसाइटी की क्या कहते हैं, रहमो करम पे, हाँ, रहमो करम पे है. एग्जैक्टली. सो इफ़ यू डोंट वांट दैट, then this is the time. But everybody, you see, the whole ecosystem needs to work this way. अदरवाइज ये कोई एक का दुक्के इसका काम नहीं है. मैम, ये भी क्लियर करती जाइए कि खुद कफील होने का मतलब ये नहीं कि कोई किसी के सर पे चढ़ के बैठना चाहिए. ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं. ये तो कहीं भी नहीं है कि अगर आप खुद कफील है तो आप कहें कि भाई मुझसे बेहतर कोई नहीं, अब मैं यानी कि मैं अब यूँ सबको रखूँ, है ना, या जूते की नोक पे. ये तो बिल्कुल भी नहीं है. ये तो आई थिंक एवरी वुमन शुड अंडरस्टैंड दैट जस्ट बिकॉज शी इज़ इकोनॉमिकली empowered, that doesn't mean that she becomes the master of the house. No, I mean she's got to be an equal partner. ये एक equal partnership है. And I think कहीं भी जब हम औरतें बात करती हैं, हम ये नहीं कहती हैं कि हम सुपीरियर हैं, हम कहती हैं we are equals. So in every way we should behave like equals. You know, जब औरतों को एम्पावर किया जाता है तो हम बहुत काम करते हैं कि औरतों को एम्पावर इस तरह करें, उस तरह करें. लेकिन जब वो औरत एम्पावर हो जाती है तो वो जो उसके घर में मर्द है, या वो बाप, चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बॉस हो, उसको समझ नहीं आती कि एक एम्पावर्ड वुमन के साथ किस तरह बिहेव करें. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो, मैं आपसे यही सवाल पूछने वाली थी कि मतलब हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मर्दों का कहना है कि पढ़ लिख जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगी, अगर बाहर नौकरी करेगी, कमाने लगेगी तो खुद कफील हो जाएगी, और फिर खुद कफील से ज़्यादा खुद सर हो जाएगी, तो फिर पता नहीं हमारे काबू आएगी कि नहीं आएगी. ये एक चीज़ हमारे मुआशरे में आज भी, अगर मैं कहूँगी 21वीं सदी में हम हैं, और वो मर्द हज़ार जो कि बहुत पढ़े लिखे होते हैं या फिर ख़वातीन इवन, जैसे कि आपके घर में
आपकी सास है या फिर आपकी दादी है या कोई भी, वो कहते हैं कि इसको क्या ज़रूरत है बाहर भेजने की? हाँ, सर पे चढ़ जाएगी ना, ज़्यादा पैसे आ गए। इट्स नॉट सर पे चढ़ना। देखें, औरत को भी अब खुद से भी शी हैज़ टू अंडरस्टैंड कि उसकी भी एक रिस्पेक्ट की हदें हैं। शी ऑल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट इफ शी इज़ एम्पावर्ड, शी इज़ अ कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ द हाउस, then she has a role to play. She doesn't have to become the boss. Okay, so I think जितनी जिम्मेदारी मर्द पे उतनी ही जिम्मेदारी औरत पे भी है कि वो भी अपने उस पे रहे ना। You don't have to become a super power in the house कि भी मेरी चले, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैम because when you start doing that आपके घर का बैलेंस ऑफ हो जाएगा ना। आखिर में मैं ये ज़रूर आप चाहूँगा कि ये आप ज़रूर मैसेज देते जाएं उन ख़ातीन से ज़्यादा उन मर्द हज़रात को भी। मैं अक्सर देखता हूँ कि सेट रोल्स हैं हमारे यहाँ कि जी बच्चे हैं तो उनको पढ़ाना माने है और बाप आएगा थक हार के सो जाएगा, और अब उसमें अगर किसी के 2 से 3 बच्चे हैं तो वो माँ जो है वो लगी हुई उनको पढ़ाने में, उसका सारा टाइम। और आजकल ऑनलाइन तो क्या ही पढ़ाई हो रही है माशाल्लाह, और आजकल जो बच्चे आ रहे हैं तो क्या ही माशाल्लाह, और सारी एनर्जी उन्हीं में वेस्ट हो रही है। ये रोल भी डिवाइड करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एब्सोल्युटली। होता ये है ना कि मर्द जब करके आता है तो समझा जाता है कि वो तो बहुत थका हुआ है, वो पूरा दिन इसने काम किया है, अब वो घर आके वो रेस्ट करे, उसके सामने चाय रखी जाए एक्सेट्रा। लेकिन जो औरत पूरा दिन काम करके आती है वो फिर बच्चों को लेके बैठती है, बच्चों को पढ़ाती है, और एज यू जस्ट करेक्टली सेड कि ऑनलाइन इज़ मोर ऑफ अ पेन देन एनीथिंग एल्स फॉर द मदर्स, राइट, एंड आई थिंक इवन फॉर द टीचर्स ऑल्सो। सो उस स्पेशली छोटे बच्चों को so if the man does not contribute towards that responsibility, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अगर अपनी बीवी पे डाल दे, अपनी बहन पे डाल दे कि तुम्हें पढ़ाना है और तुम्हारा काम है, तो वो भी तो बाहर का जाके काम कर रही है ना। So as I said, equal. If you are an equal, then you share all responsibilities. I mean, today I am very happy to see there are lots of men who are doing that. ऐसा नहीं है कि मर्द नहीं कर रहे, लेकिन उनकी तादाद कम है। ओके, और वो तादाद बढ़नी चाहिए। और अगर वो करते भी हैं तो घर की एक औरत ही, यानी आपके घर में कोई अगर बड़ा है तो ही रोक देता कि तुम क्यों बीवी का हाथ बढ़ा रहे हो, जाओ जाके। थैंक यू सो मच मैम, मिस सिद्वा आप मौजूद थी हमारे साथ। मिस सिद्वा हमारे साथ मौजूद थी जो कि चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हैं टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक ईजी पैसा। और यकीनन आज का दिन इस चीज़ को सेलिब्रेट से ज़्यादा रियलाइज़ करने की का दिन है कि अब मिस सिद्वा हो गई, या फिर अगला पैकेज जो हम दिखाने जा रहे हैं वो लेडी क्रिकेटर के जो घर और खेल का ख़र्चा खुद पूरा करने के लिए दिन भर मोटरसाइकिल पर दुकानों पर मसाला जात फ़रोख्त करती हैं, शाम होती है एकेडमी जाती हैं, प्रैक्टिस करने पहुंच जाती हैं। तो इन औरतों को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। और ये हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं रिदा सिंधु की। क्रिकेट का शौक तो मुझे बचपन से ही था। हम लोग फैमिली में मिलकर सारे कजन्स वगैरह खेलते थे, लेकिन कुछ ऐसा सीन हुआ कि मुझे भी जॉब करनी पड़ी क्योंकि मैंने घर को सपोर्ट करना था, क्योंकि घर में फादर नहीं है मेरे जिन्होंने मतलब हमें कमा के देना, जैसे लाइक दूसरी लड़कियों को सपोर्ट करते हैं फादर भाई, अदर सपोर्ट होती है सबके साथ। मेरे साथ ऐसा सीन नहीं था। मेरा नाम आयशा सईद। मैंने काम भी खुद ही करना और क्रिकेट को भी मैंने खुद ही देखना है। मैं मसाला जात वगैरह हैं, उसमें मिर्ची आ जाती हैं, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, जितने भी हमारे मसाला जाते हैं पाकिस्तान के, वो सारे जो है ना अकबरी मंडी से लूज में लेती हूँ। उसके बाद घर में ला के खुद स्टेपलर पे 12-12 का पेयर बना के तो मार्केट में सेल करती हूँ। मोटरसाइकिल चला के जाती हैं आप, मुआशरे की जानिब से कभी किसी दुश्वारी का सामना करना पड़ा? बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ता है। लोग हुटिंग करते हैं। अक्सर है तो ऐसा होता है कि मैं मिडिल क्लास मोहल्लों में ज़ाहिर बात है दुकानों पे देना होता है, छोटे छोटे करियाना स्टोर्स वगैरह होते हैं, लोग हंसते भी हैं। अक्सर होता है दुकानदार भी नहीं लेते हैं, मतलब कि पहले मार्केट में इतना कंपटीशन है कि मेरा उनको मनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी एफर्ट जारी रखती हूँ कि मैं उस सेल कर सकूँ। क्रिकेट खेलने की कोई खास तरबियत हासिल की आपने? 2017 में मैंने ज्वाइन किया था कैनेड कॉलेज लाहौर जेल रोड में, क्योंकि एडमिशन फीसिस वगैरह होती हैं वहाँ पे, मंथली चार्जेस होती है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकी थी, फिर मुझे छोड़नी पड़ी। हुकूमत से क्या चाहती हैं आप? हुकूमत से यही चाहती हूँ कि वो मुझे थोड़ा सपोर्ट करे, मैं क्रिकेट में आगे जाऊँ, तो मैं इंशाल्लाह ताला अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगी। तो देखा आपने मैं कि कितनी ज़्यादा
यू नो पावरफुल हैं। और इसी पैकेज से लीड लेते हुए हम जहां आज के दिन के मौके पे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की ख़ातीन को विश कर रहे हैं, वही पाकिस्तान विमेन टीम को भी हम बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं कि जो इस वक्त वर्ल्ड कप खेल रही है न्यूजीलैंड में, आपको बेस्ट ऑफ लक। और जो वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स जो आई हैं वो थी बिस्मा मारूफ जब अपनी बेटी को लेके कमाल। और फिर आप ये देखिए कि उन्हीं की एक जो उनके साथ मतलब प्रैक्टिस करती हैं, उनकी एक दोस्त वो उनको सपोर्ट भी कर रही है, ट्रॉली सपोर्ट भी कर रही है। और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच के आखिर में इतना खूबसूरत है, मतलब चले इसको देख लेना कि मेन फाइट बट वुमेन यूनाइट। वाह क्या बात है, क्या खूबसूरत है, वाह वाह वाह, मेन फाइट वुमेन यूनाइट। और देखिए औरत की सबसे बड़ी दोस्त होती है, इस चीज को हमने बहुत ज्यादा प्रमोट करना है। औरत की सबसे बड़ी दोस्त। इसी के साथ अभी ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सुबह का वक्त होता है और सुबह के वक्त भूख ज़्यादा लगती है। मुझ जैसे लोगों को तो बहुत भूख लग रही है, अभी भी लग रही है। फूड पैंडा कर ले। और अगर प्यास लग रही हो फूड पैंडा कर ले। ग्रोसरी ना कियो, फूड पैंडा कर ले। बच्चों का स्टेशनरी का सामान भूल गई हूँ मैं, वो भी फूड पैंडा कर ले। और मेरी अपनी कॉस्मेटिक की चीजें भी रह गई। अब सब कर लें, क्यों? सब्जियां भी फूड पैंडा। हाँ, सब कर लें, क्योंकि आप घर में बैठे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं और आपको कहीं जाने का टाइम नहीं है, तो जदीद दौर की जदीद टेक्नोलॉजी ने अब आपका काम बहुत आसान कर दिया है। एक ऐप, उस पर आप फूड पैंडा करें और आपके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन इस सारी चीज़ के पीछे जब हम इतनी आसानी से मंगवा लेते हैं, इसके पूरी टीम काम कर रही होती है ना, उसकी मेहनत होती है, पूरी लगन होती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, ये बड़ी आसानी मेरे लिए कि जैसे मैं ऑफिस में और मेरे घर में मेरी मेड को कुछ चाहिए तो मैं फ़ौरन से यहाँ बैठे बैठे अपने घर में चीज़ें डिलीवर करवा सकती हूँ। मतलब ये देखें कितनी आसानी वाली चीज़ है। और फिर सबसे बड़ी बात कि इस ऐप ने हमारी बहुत सारी ख़वातीन को खुद मुख्तार बना दी है। यानी बहुत सारी ख़वातीन ऐसे जो कि घर में खाना बनाती हैं और फिर वो खाना दूसरे लोगों तक डिलीवर होता है, ऐसे वो पैसे भी कमाती हैं और अपने खाने में जो उनका मज़ेदार से जायका होता है वो तो आप ये करने का कब सोच रही हैं? मैं मुझे खाना नहीं बनाना था, मैं खाना खाने का सोचती रहती हूँ कि अगली क्या चीज़ ऑर्डर करनी है, लेकिन खाना बनाने का नहीं सोचती मैं। तो इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हेड B2B फूड पैंडा मौजूद हैं, कली ज़हरा इसफ़हानी। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। एंड आपको भूख लग रही है? करूँ ना कुछ फूड पैंडा? कर सकते हैं। मीनवाइल हम जब मंगाते हैं तब तक गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। फूड पैंडा जब भी हमारे जहनों में आता है तो ऑब्वियसली इट्स दी फूड, लेकिन अभी हम जब ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो आपने बहुत सारे नए वेंचर्स का भी हमें बताया जी। वो क्या है, ज़रा बताएं। सो फूड पैंडा स्टार्टेड ऑफ कि हमने वो फूड डिलीवरी बिजनेस से ही स्टार्ट लिया था, लेकिन वेरी सून वी रियलाइज़ कि इससे ज़्यादा स्कोप है पाकिस्तान में मार्केट का। और पाकिस्तान में पहली दफ़ा डार्क स्टोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो पैंडा मार्ट ने इंट्रोड्यूस किया। जो अभी आप बता रही थी कि आपकी मेट को अगर कुछ चाहिए हो तो आप पैंडा मार्ट कर देती हैं। सो पैंडा मार्ट हमने इंट्रोड्यूस किए। इसके अलावा डिफरेंट सर्विसेज और हैं। पैंडा गो की सर्विसेज हमने लॉन्च की हैं। होम शेफ्स के मुतालिक आपने बात की। सो सिर्फ फूड नहीं, अब हम अपने होराइजन को मज़ीद एक्सपैंड कर रहे हैं और डिफरेंट सर्विसेज को इंक्लूड कर रहे हैं फूड पैंडा के एम्बिड में। ठीक है, तो ये फूड पैंडा की सर्विस कितने शहरों में मौजूद है? सो तमाम बड़े और बहुत से छोटे शहर मिला के इस वक्त हम कोई 50 सिटीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं एज फूड पैंडा ऑल ओवर पाकिस्तान। ऑल ओवर पाकिस्तान। ज़बरदस्त। अच्छा, अब क्योंकि आज एज अ स्पेशल डे, बाय द वे हैप्पी वुमेन्स डे टू यू एज वेल। थैंक यू सो मच। आज बड़ा ख़ास दिन है, तो वुमेन की जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है उसकी बात की जाती है, वहाँ फूड पैंडा का बड़ा चर्चा है, बड़ा तस्करा है। कैसे आप लोगों ने इंश्योर किया है कि इस काम के थ्रू आप ख़वातीन को माशी खुद मुख्तार बनाएं? सो वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट या ख़वातीन की माशी खुद मुख्तारी जिसको हम कहते हैं, ये पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम मसला है। और वो इसलिए क्योंकि तादाद में देखें, पॉपुलेशन में देखें तो हम तकरीबन 50% हैं, लेकिन या मोर देन दैट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में अगर हम रेशो देखते हैं तो वो सिर्फ 25% है, विच इज़ वेरी वेरी लो कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ जो हमारे तरह के हालात और उसमें ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसकी एक जो वजह, एक रिसर्च मेरे सामने से गुजरी थी, तो उसकी जो एक बहुत अहम वजह थी और वो सामने आई थी, वो ये थी कि 55% ख़वातीन को घरों से निकलने की इजाज़त ही नहीं है काम करने के लिए।
मतलब 45 को इजाज़त नहीं है और 10% ऐसी हैं जो खुद ही नहीं निकलना चाहती। तो इस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए फूड पैंडा ने आज से 2 साल पहले एक बहुत खूबसूरत एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसका होम शेफ़ के नाम से। इसमें हम वुमेन औरतों को एम्पावर करते हैं कि वो अपने घरों की कंफर्ट में बैठे हुए अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखते हुए घर से खाना बना के और फूड पैंडा के थ्रू वो डिलीवर करती हैं और इस तरीके से वो कोई 1 लाख रुपए माहाना तक और इससे भी ज़्यादा कई केसेस में कमा सकती हैं। यस, अच्छा, इसके अलावा हमने एम्पावरमेंट की जो बात कर रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कामयाब जवान स्कीम है हमने उसके सिलसिले में कोलैबोरेट किया है विद BOP। तो ये जो एक्सेस टू दिस लोन है हमारी जो होम शेफ़ ख़वातीन हैं उनको बहुत ईजीली अवेलेबल है। इसके अलावा जो आप रेस्टोरेंट से जो ऑर्डर करते हैं, बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि वुमेन ओन करती हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको ऑपरेट कर रही हैं। राइडर फ्लीट में हमारे पास बहुत सारी ख़वातीन हैं। तो कहने का मकसद ये है कि फूड पैंडा वुमेन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को लेके बहुत इक़दामात कर चुका है और आगे भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सब कुछ जारी रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़, जैसे हम पैंडा मार्ट का जिक्र करते हैं ना, हमारे लिए तो बड़ी आसानी होती है। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो देखने और सुनने वाले उनको पता चले कि कौन कौन से शहरों में है पैंडा मार्ट और इससे आप ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। अच्छा, सो पैंडा मार्ट इस वक्त 6 बड़े शहरों में मौजूद है। 51 स्टोर्स हमने डार्क स्टोर्स ओपन कर लिए हैं। ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद और वाकैंड में इस वक्त हम मौजूद हैं। और ऑर्डर करना बहुत आसान है। अगर आपके पास आईफोन है या एंड्रॉयड है तो आप अपना फ़ोन जब खोलते हैं उसमें आप फूड पैंडा की ऐप, तो आपको जो होम स्क्रीन है उसके ऊपर 4 टाइल्स नज़र आते हैं। पहला आपका होता है फूड डिलीवरी का, सेकंड टाइल येलो कलर में आपको नज़र आता है पैंडा मार्ट का। आपने उस पर क्लिक किया, उसके बाद आपके सामने पूरी एक शॉप खुल जाती है जिसमें कि आप अपनी मर्ज़ी की ब्रांड, अपनी पसंदीदा ब्रांड और क्वान्टिटीज़ को सिलेक्ट करके अपना एक शॉपिंग कार्ट बनाते हैं, चेकआउट करते हैं और आखिर में आपको पेमेंट ऑप्शन मिलता है जो कि या तो कैश ऑन डिलीवरी है या क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड है। फिर उसके थ्रू आप कर देते हैं। और अगर आप उसके थ्रू ना करना चाहें, आपके पास फ़ोन नहीं है और आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से करना चाहते हैं तो आप फूड पैंडा के पोर्टल पे जाकर भी इसी तरह से बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें एक बड़े मज़े की चीज़ है कि आपको वाउचर्स भी मिलते हैं ना? जी बिल्कुल। कभी कभी 900 का, कभी 1000 का, पता है फैशन मुझे तो बहुत ही वाउचर मिलते हैं। अप्लाई द वाउचर, वो मुझे भी बहुत लेट पता चला था कि वो वहीं पे होता है। अप्लाई द वाउचर करें तो सारे पेंडिंग वाउचर्स खुल जाते हैं। मैं यही चाहती कि इसके बारे में भी आप बताएं क्योंकि मुझे भी 2 दिन पहले मेरे मियाँ साहब ने बताया कि इस पे वाउचर मिलता है। सो हमने कुछ कमिट की हुई होती हैं टाइमलाइंस कि आपका ऑर्डर इस दौरानिए में आपको डिलीवर होगा। तो अगर हम उस पर किसी भी रीज़न की वजह से, मतलब डिफरेंट चीज़ें होती हैं, अनफोर्सीन चीज़ें हो जाती हैं, रोड पे एक राइडर है तो अगर वो डिलीवर नहीं होता तो हम अपनी तरफ से एक अपॉलॉजी का एक सॉरी वाउचर देते हैं। आज सुबह ही मुझे मिला। अगर आप रिटर्न करा रहे हैं, कोई क्वालिटी का इशू है, कोई भी मसला है, आपका ऑर्डर गलत आ गया है, इनकम्प्लीट है, तो उस सिलसिले में भी हम आपको वाउचर के थ्रू वो रीइंबर्स कर देते हैं आपका अमाउंट। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, अब पैंडा मार्ट से जो अगेन कमिंग टू द फीमेल साइड ऑफ द थिंग, इसमें उनको भी बड़ा फ़ायदा हुआ है, उनको कैसे फ़ायदा हुआ है, मैं ये ज़रा जानना चाहता हूँ। अच्छा, पैंडा मार्ट से देखें, जैसे अभी हम बिफोर इवन जॉइनिंग फूड पैंडा मैंने अपनी ग्रोसरीज जो हैं वो बहुत हद तक पैंडा मार्ट पे शिफ्ट कर दी थी। ठीक है, नॉट दैट कि नाउ आई एम एन एम्प्लॉई, मैंने उससे पहले, क्योंकि कन्वीनियंस है, राइट। आप एक ईज़ देख रहे हो, आपको बाहर नहीं जाना, फ्यूल नहीं खर्च करना, ट्रैफिक में नहीं फंसना, पार्किंग के इश्यूज़ को नहीं फेस करना, घर पे बैठे हुए 3 क्लिक्स के ऊपर अगर आपकी ज़रूरत की अशिया आपके पास 20 मिनट के अंदर आ रही हैं, डिलीवर हो रही हैं आपके डोर स्टेप पे, तो इससे ज़्यादा क्या आप चाहते हैं। तो मतलब आपकी खत्म हो गई है लोगों पे कि आप बोलें कि मेरा भाई या मेरा हस्बैंड कोई जाके ये मेरे लिए सौदा लेके आएगा। घर पे कोई नहीं भी मौजूद है तो आपके लिए ये बहुत इजी है कि आप घर बैठे बैठे आप चीज़ें मंगवा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि मैंने तो ये, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, प्रमोशन बहुत ज़्यादा चलती है ये, मतलब फ़लानी चीज़ पे इतना ऑफ है, इस चीज़ पे इतना ऑफ है, जो कि आप स्टोर्स पे जाके ऑफ देखते हैं तो आपको यहाँ पर भी ऑफ मिल रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी ब्रांड्स जो भी आपको फूड पैंडा मार्ट के ऊपर जो ब्रांड्स कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, उसमें जो ब्रांड्स नज़र आ रही हैं, उन ब्रांड्स के साथ हमारे डायरेक्ट प्रिंसिपल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और उनके साथ मिल के हम ये प्रमोशंस रन करते हैं अपने कंज्यूमर्स के लिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाह रही थी कि अब बहुत दफ़ा ऑप्शन आती है कि या तो आप कैश पे कर दें या फिर आप कार्ड पे कर दें, और समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कार्ड पे भी कर देना तो फिर भी आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि वो पे नहीं हुआ होता, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद 3 से 4 दफ़ा एक्सपीरियंस की है जी। तो उसका क्या है कि आप हेल्प की जो ऑप्शन है उस पर जाएँ और जाके कंप्लेन कर दें, वो 2-2 3-3 बाद रिजॉल्व होती है आपकी कंप्लेन।
लेकिन रिजॉल्व हो जाती है, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, पेमेंट का इस वक्त यही है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि या तो कैश ऑन डिलीवरी की पेमेंट ऑप्शन है या फिर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड का अक्सर ये होता है कि किसी भी बैंक की लिंक भी डाउन होती है, सो उसकी वजह से वो कभी पेमेंट प्रोसेस नहीं हो रही होती। लेकिन उस केस में फिर आप कैश ऑन डिलीवरी को कर लें, COD कर लें। अच्छा, ये बताएं कि आपने ख़ुद भी जिक्र किया कि जहाँ पे कई लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है, रोज़गार के मौके कितने ज़्यादा बड़े हैं ना। अगर कोई राइडर बनना चाहता है फूड पैंडा का, तो उसके लिए क्या इंसेंटिव है, क्या फ़ायदा होता है उसको? ओके, सो राइडर बेस जो है फूड पैंडा की 50,000 के करीब हमारे राइडर्स इस वक्त हैं हमारी फ्लीट में, जो कि पाकिस्तान का आई वुड लाइक टू अज्यूम कि ये सबसे ज़्यादा नंबर है। सो इसमें ये है कि राइडर्स एक ब्यूटी जो है इस मॉडल की वो ये है कि ये फ्रीलांस मॉडल है। इसमें हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई राइडर 10 से 12 घंटे राइडर की जॉब करेगा ही करेगा। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे पास जो कि इसको पार्ट टाइम लेते हैं। स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां हैं, बहुत सारी फीमेल्स इंडक्ट हुई हैं हमारी फ्लीट में, और वो ये कर रहे हैं कि उनकी सुबह में क्लासेस हैं तो वो शाम में पार्ट टाइम इसको कर रहे हैं, या वाइस वर्सा, राइट। और इससे आप 40 से 45 हज़ार रुपये महीने के ये बहुत आराम से कमा लेते हैं, जो कि इससे कई गुना ज़्यादा भी हो सकता है अगर वो आवर्स और डिलीवरीज उस हिसाब से मैनेज करें, बढ़ा दें अपने। और इसमें फ़ीमेल्स के लिए हमने एक ख़ास चीज़ है वो ये है कि जो फ़ीमेल राइडर्स होती हैं, हमारी ये कोशिश होती है कि उनका जो जोन हम डिफ़ाइन करें वो उनकी रिहाइश जहाँ हो, जिस इलाके में हो, वही एरिया बनता हो, ताकि वो एक कंफर्ट जोन में अपना काम अच्छे तरीके से कर सकें। अच्छा, जो होम बेस्ड शेफ़ हैं किस तरह से अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं? लाइक अगर मैं हूँ और मैं कोई चीज़ बना रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो लोग खाएं, जो कि मैं नहीं बनाती, वैसा लाजमी भी रहे क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो किस तरह से मैं अपने आप को रजिस्टर करवा सकती हूँ? अच्छा, तो बहुत ही आसान तरीका है इसका। restaurants.foodpanda.pk के ऊपर आप जाएं, वहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को फिल करें, सबमिट करें, और जिसी तरह आप सबमिट कर देंगे तो कुछ अर्से में आई थिंक विदिन 24 आवर्स जो फूड पैंडा होम शेफ़ टीम है उसका एक नुमाइंदा आपके साथ इन टच होगा, और जो बाकी का प्रोसेस है फिर वो वहाँ से स्टार्ट होगा। ये बहुत ही आसान तरीके से लेस देन 4-5 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर वो आप एज होम शेफ़ ऑन बोर्ड हो जाते हो। ज़बरदस्त। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताएं कि क्योंकि इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है, बाहर के लोग तो अब दुनिया ये भी कर रही है कि जी वो ड्रोन पे खाना किस तरह सप्लाई करें। वो दुनिया फूड पैंडा थी। हाँ, एग्जैक्टली। तो क्या मैं नियर फ्यूचर में पाकिस्तान में ये होता देख रहा हूँ? तो हमने एक देखी थी इसका वो जी, वो हमने एक पायलट किया था। बिल्कुल। वो कैसा रहा? और कराची में कब होगा? हाँ ताकि हम भी कहीं अपने ड्रोन से खाना मंगवा पाए। नहीं, वो मतलब कि इतना रश होता है ना यहाँ पे, वो बेचारे फंस के आ रहे हैं, सीधा हवा की दोष पे खाना आ जाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये हमने इसको पायलट किया था, इस्लामाबाद में इससे डिलीवरी हुई थी, बिल्कुल सक्सेसफुली वो डिलीवर हुआ था मील लोकेशन के ऊपर। इसको अभी हमने कमर्शियली अभी इसके ऊपर काम हो रहा है, यू विल सी कि इसके ऊपर क्या प्रोग्रेस होती है। बट आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, जब हम इनोवेशन की बात करें, कि फूड पैंडा इज़ बिन द मार्केट लीडर जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। सो अभी वेरी रिसेंटली हमने ई-बाइक्स इंट्रोड्यूस की हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ, और एक मैन्युफैक्चरर ई-बाइक और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ हमने एक पार्टनरशिप की है, जिसमें हम अपनी जो हमारी जो फ्लीट है उसमें हम ई-बाइक्स इंडक्ट करें। और मकसद यही है कि हम अपने स्कोप में रहते हुए कार्बन एमिशंस को कितना हम कम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ई-बाइक्स हैं उसके ऊपर अगर आप लोन अप्लाई करो तो वो ईजी लोन, लाइक कम इंस्टॉलमेंट होता है, कम रेट पे मिलता है, तो ईजी है टू अफोर्ड। So it's a win-win. So this is the latest technological innovation that we have brought in. ज़बरदस्त। अच्छा, एक बार फिर आखिर में, बिकॉज एक और सवाल मेरे जहन में आया। Sure. वो ये कि मार्केट को पीट दिया, जिसको कहते हैं ना ज़बान में, मार्केट को पीट दिया व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेटजी मेकिंग एंड मार्केटिंग। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हर वीडियो पे आपको फूड पैंडा। किसका आइडिया था ये? कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया? हु वाज द मैन या वुमन बिहाइंड दैट? देखिए, ये किसी इंडिविजुअल की एफर्ट होती नहीं है। हमारा इट्स अ मैसिव ऑर्गेनाइजेशन, जितना स्केल पे हम इस वक्त एक्सपैंड कर रहे हैं, जो फ्यूचर प्लान्स हैं, सो वी आर अ बिग टीम। हमारी मार्केटिंग टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आपने अभी PSL में यू मस्ट हैव सीन कदाफी स्टेडियम की सराउंडिंग, लिबर्टी चौक, एंड उसके अलावा भी TVCs एंड ऑल। सो हमारी मार्केटिंग टीम इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, एंड
टीम एफर्ट होती है हमेशा, ज़ाहिर लीडर्स होते हैं टू गिव विजन, टू स्टीयर, बट देन इट्स अ टीम एफर्ट जो आप जो भी सक्सेस स्टोरीज देख रहे होते हो। एक मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आपने अभी गद्दाफी का भी वो किया ना, जो लोग मैच देखने जाते हैं ना, बड़ी तकलीफ होती है यार उन्हें, वो बाहर जाके खाना लाके और वो, तो प्लीज़ इस पे सोचिएगा कुछ स्टेडियम के अंदर आपको कि हाँ प्लीज़ एनीथिंग कुछ भी करें, लेकिन लोगोों को स्टेडियम के अंदर ही पिज़्ज़ा, स्टेडियम के अंदर ही कोई चीज़ ऐसी आ जाए। हम नेक्स्ट टाइम ये ट्राई करते हैं कि हम डिलीवरीज वहाँ पे मैनेज कर सकें। ताकि हम खाते भी रहें और एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, वी कैन श्योरली पिक इट अप विद द अथॉरिटीज़ कि अगर हम ऑथराइज कर दें सर्टेन NICs को और कुछ रेस्टोरेंट्स को पिक कर लें तो वी कैन लुक इनटू दैट। बहुत से मैच देखने वाले आपको दुआएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू। तो जिद्दत आती जा रही है और जिद्दत के साथ साथ ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस जिद्दत को इस्तेमाल करें, और फूड पांडा ने बड़ा ज़बरदस्त ये काम किया वजह और मज़ा भी आता है ना। और जैसे फैसल एक आइडिया भी दे दिया कि स्टेडियम में बैठे मैच भी देखे, खाएं भी। चले जी, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, और जब हाजिर होंगे तो बड़े ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ होंगे और मेड इन चाइना की भी बात होगी। और भी क्या मेड इन चाइना है वो? तो ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। फिल्मी हो जाते हैं और इस मूवी दाल की टुकड़ी वाला बन खाया हमने याद है आपको? इसके आगे वाला मैं जुमला बता नहीं सकता, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री इज़ ऑन द राइज, और ऐसे में कि हमेशा से मेरे जहन में होता था कि यार क्यों ना कुछ ऐसे टॉपिक पे बनाया जाए कि जिससे हम रिलेट कर सके पुराना, और फाइनली वो चीज़ हो चुकी है। उस जनरेशन को याद होगा इशरत बाजी फेम, बड़ा ही ज़बरदस्त ड्रामा कि जिसमें ये नहीं बताया गया था कि फ़लाँ जगह से कुछ ऐसा हो रहा है या फ़लाँ जगह पे कोई बड़ी चीज़ आ रही है। इट वॉज अबाउट द स्ट्रीट्स, और वो जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी वही सारी चीज़ें हमें देखने में मिली हैं इशरत मेड इन चाइना में। तो कास्ट और टीम हमारे साथ मौजूद है। मोहिब भाई, सनम, आपको बहुत बहुत वेलकम, और इसके साथ साथ परमेश आदिवाल भी मौजूद हैं, और एहसन रज़ा फिरदौसी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि राइटर हैं। मैंने बता दिए। थैंक यू सो मच। नहीं, आप पूरा शो एसएन पे भी कर सकते हैं। किया जा सकता है, किया जा सकता है। आप लोग पहचान गए होंगे बहुत अच्छी तरह, है ना? तो खैर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मोहिब, कैसा रहा एक्सपीरियंस, ख़ास तौर पे उस चीज़ को बनाना कि जो ऑलरेडी एक छोटी स्क्रीन पे हो चुका है, उसको बड़े पर्दे पे लाना, वाई? इससे पहले कि फिल्म के बारे में बताऊं, एक चीज़ ये कहूँगा कि जब भी कोई भी देख रहा है वो एक आध दफ़ा ये ज़रूर कहा जा रहा है कि उस तरह प्रमोशन नहीं हुई। तो मेरा सवाल है कि किस तरह प्रमोशन नहीं हुई? इस तरह प्रमोशन नहीं हो सकती क्योंकि कोविड के बाद हालात तो देख लें। कोविड के बाद ये फिल्म कंप्लीट करके सिनेमा तक पहुंचाना ही एक मिशन था। बड़े बड़े दुनिया के ग्लोबल कारोबार बंद हो गए, तो प्रमोशन हाँ उस लेवल पे नहीं हुई जिस तरह हुआ करती थी एक ज़माने में फिल्मों की। जिस हद तक हम पहुंचा सकते थे आवाज़ पहुंचाई। ये फिल्म से आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? आप एक्सपेक्ट इससे कर सकते हैं इंतहाई नए तर्ज की कॉमेडी। तो आप उमराव जान एक्सपेक्ट करके मत आइएगा कि इसमें आपको मेहंदी और माइयों के गाने मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसके अंदर शदीद तफरी है, और बिल्कुल अपने आप को भी ना सीरियस लीजिएगा, इस फिल्म को भी सीरियस ना लीजिएगा, क्योंकि हम भी सीरियस नहीं ले रहे। तो बड़ा सीरियस था, लेकिन जो इसमें सीरियस बात है वो इसका सब प्लॉट है और इवेंचुअली इसका जो एक्शन सीक्वेंस है, तो वो हमने कोशिश की है कि उसको इंटरनेशनल लेवल पे किया जाए, और उसमें हम समझता हूँ नजर भी आई है, मैं समझता हूँ कि उसमें कामयाब हुए। मतलब कि अलार्ड किस्म का ट्रेलर था और बम्बार्ड किस्म की मूवी है ये। अच्छा सनम, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाउ वाज इट? आपका कैरेक्टर बड़ा और बहुत ही यूनिक किस्म का है। गालिबन पहली मर्तबा इतना बबली कैरेक्टर आपने किया है, या फिर बहुत ज़्यादा बबली? मैं तो एक्चुअली देखिए ना, मुझे सनम का वो याद आ रहा था कि ज़िंदगी गुलजार में सनम का जो किरदार, और यहाँ पर मतलब मैंने तो पहली दफ़ा इस तरह के उसमें देखा। बिल्कुल नहीं, सबने पहली दफ़ा इसी दफ़ा देखा। हाँ, मुश्किल था क्योंकि वो ऑलरेडी सेट तरीक़ेकार बने हुए एक्टिंग के, और क्या ऑडियंस एक्सपेक्ट करेगी और किस तरह करना है, और सीरियस रहना, और हर चीज़ में पूछना कि ये किस तरह जस्टिफाई होगा, ये रियलिस्टिक तो नहीं है। तो वो सारा स्ट्रिप करके दोबारा एक नए अंदाज से पेश आना था कि अच्छा रियलिटी से हट जाएं, थोड़ा फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर लें। अगर चीज़ें इस तरह हो रही हैं तो वो फैंटेसी वर्ल्ड है। लड़की भी ठीक है, मैं कहती हूँ लड़कियाँ इस तरह तो नहीं होती, भाई होती होंगी या हैं या नहीं भी, मैं नहीं मिली, लेकिन अगर नहीं भी हों तो हमने एक कैरेक्टर क्रिएट किया
तो सबकी सपोर्ट और के इशरत की साथ हीरोइन का नाम फिर अख्तर ही बनता था। Exactly. तो मोहिब और एहसन ने अख्तर को क्रिएट किया, फिर परमेश इज़ द असिस्टेंट डायरेक्टर एंड डायरेक्टर साहब सब मेकअप आर्टिस्ट, को डायरेक्टर्स एंड सो सब ने इकट्ठा एक हर कैरेक्टर को सबकी मेहनत इसमें नज़र आएगी। ठीक है, हम यकीनन शायद अपने आप से बहुत ज़्यादा मांग रहे होते हैं कि जब हम कहते हैं कि हमें ये इस तरह का रिज़ल्ट आ जाए, उस तरह का रिज़ल्ट आ जाए, एटलीस्ट हम अपने फाइटिंग सीक्वेंसेस में वो डिशुआ से यहाँ तक तो आए ना कम से कम। तो परमेश मुझे ये बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, और थोड़ा सा हमें ये भी बताएं कि आप लोगों ने बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने की भरपूर कोशिश की है, चाहे वो फ़ाइट सीन्स हो या फिर कुछ और हो, तो प्लीज़ हमें ज़रा बताएं इस हवाले से। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वैसे भी इनसे ज़िंदगी भर मैं सीखता रहा हूँ मोहिब भाई से। इस फिल्म पे भी सीखने को मुझे बहुत कुछ मिल रहा था और हर रोज़ एक नई चीज़ सीखता था, डांट भी खाता था और फिर सीखता था कि अगली दफ़ा कोई गलती ना हो। एक्सपीरियंस ज़ाहिर इंटरनेशनल एक्शन टीम थी और दीगर हमारे पास लाइटिंग टीम थी, तो उनसे भी सीखने को मिला। तो हर रोज़ मेरा ये था कि कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो मेरे फ़ायदे में बहुत कुछ था सीखने के लिए। तो अच्छा एक्सपीरियंस। हमारी तरफ से, मेरी तरफ से एज डायरेक्टर, हमारे को डायरेक्टर ये मेरे कम्युनिकेटर थे हमारे डीपी के साथ मेजरली। सो इनका जो ताल्लुक ज़्यादातर रहा हमारे डीपी राना कामरान के साथ रहा। तो राना कामरान के साथ कैसा रहा आपका, और राना के काम के बारे में बताएं। अच्छा, इस फिल्म में मेरे 3 उस्ताद थे, मोहिब मिर्ज़ा, राना कामरान और शम्मून अब्बासी, और वो तीनों ही मेरे सामने इस फिल्म पे थे। तो राना भाई से काफ़ी सीखते रहे। इस फिल्म पे नई नई चीज़ें, नया एंगल सीखने को मिलता था, लेकिन वो मुझे बड़े भाइयों की तरह सुनाते भी हैं और मैं सुनने से समझता हूँ कि शायद मेरी ये सीख है, स्कूलिंग यही है। ओके। और ये सबसे अच्छी चीज़ होती है ना कि आपको अगर कोई डांट रहा है तो आप उसे पॉजिटिव, हाँ, डिफेंसिव नहीं होने की। लेकिन राना कामरान का ये है कि आई थिंक सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल फील किसी मूवी की अब तक आई है वो आई थिंक इशरत मेड इन चाइना। आई थिंक दिस इज हिज बेस्ट वर्क। उनकी जो पूरी टीम है, उनके एक बुरहान भी थे जो शॉट अनदर पार्ट, तो वो जो सिनेमाटोग्राफी है, इसकी लाइट है, फिर बाद में जो ग्रेडिंग वगैरह हुई है, उसकी जो फील आई है, इट्स वेरी ग्लॉसी, इट्स वेरी फट के रंग नहीं आ रहे, बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंडेड है, इट्स नाइस टू सी टू द आई। सो आई थिंक हमारी जो सिनेमाटोग्राफी है वो अब फिल्मों में बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है, और आगे वाली फिल्में में भी जो उन्होंने काम किया आई थिंक हमें वो नज़र आएगा। एक ऐसी कहानी लिखना कि जो पहले लिखी जा चुकी है, अब उसमें नई चीज़ को कैसे ऐड किया जाए, तो ऐसा आपने कैसे नई चीज़ों को इसमें ऐड किया? ख़ास तौर पे मैं ये भी बताना चाह रहा था कि ये देखा जाए ना तो ये बंस रोड वाली चार्ट लग रही है जिसमें सारे मसाले हैं। सारा लोरेन भी हैं इसमें, HSY भी हैं इसमें, तो आपने सब कुछ उसमें डाल दिया, लेकिन उसका बेहतरीन जो है वो कम्बिनेशन कैसे बनाया वो बताएं। सही है। तो इसकी जो पुरानी जो फ़ैन फॉलोइंग है इस कैरेक्टर की, हमने उसके एसेंस लिए हैं सिर्फ, और बाकी हमने उस शो से कुछ नहीं लिया। बाकी फिर हमने जो पूरा क्रिएटिव प्रोसेस था वो ये था कि पूरी एक नई दुनिया बनाई, और ये सारे कैरेक्टर्स नए कैरेक्टर्स हैं, और ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो जैसा ये कैरेक्टर है इशरत हिमसेल्फ, मतलब एवरीथिंग इज़ टॉपसी टर्वी, इनकी दुनिया की हर चीज़ उलट है। हाँ। और नया है, मतलब इनका मकसद भी डिफरेंट है, इनकी लिंगो बहुत डिफरेंट है, तो सारे कैरेक्टर्स में ये चीज़ नज़र आएगी। मतलब जो हमारा विलन है वो भी एक बहुत डिफरेंट विलन है, हमें उस तरह के विलन देखने में नहीं आता। उसकी एक पूरी पर्सनैलिटी है, उसका एक लोगो है, उसका एक अपना गाना है फिल्म के अंदर। तो हर कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा हमने नए कैरेक्टर्स क्रिएट किए, एक नई प्लॉट क्रिएट किया, एक पूरी नई दुनिया क्रिएट की। तो द प्रोसेस वाज दैट, इट वाज नॉट कि बस हमने शो से चीज़ें उठाई और कहा कि बस एक कहानी इसमें डाल दो। दूसरी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है इस प्रोजेक्ट के बारे में पर्सनली, वो ये कि सिर्फ कहानी जोक्स नहीं है, वो बज़ाहिर आपको जोक्स, हंसी मजाक, एक्शन नज़र आ रहा है, लेकिन उसके पीछे दबा हुआ एक बहुत खूबसूरत मैसेज है जो मैं चाहूँगा लोग जाकर सिनेमा में देखें, वो एक्सपीरियंस लें, वो मैसेज लें, क्योंकि जिन बच्चों ने वो फिल्म देखी है और जिन यंगस्टर्स ने देखी है उनके दिल की बात है वो। तो ये है, ये मुझे इस फिल्म की स्ट्रेंथ यही लगती है कि इसमें हंसी मजाक, एंटरटेनमेंट के में बहुत अच्छे से पैकेज्ड एक खूबसूरत बात भी कही गई। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जाना पड़ेगा और फिर आपको देखना पड़ेगा मैसेज। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, फिर से बात करेंगे इस मूवी के हवाले से। रॉकेट किस्म की बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। लाडी ये इशरत मेड इन चाइना
कास्ट हमारे साथ मौजूद है और सॉन्ग्स बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े कैची हैं। ऑफ द रिकॉर्ड हम ये बात कर रहे थे मुहिब के जो ज़ुबान इस्तेमाल की है इसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। ये वही ज़ुबान है, द ग्रेट मंटू यूज्ड टू से, वो लफ्ज़ हटा के कि क्या ये अल्फाज सड़कों पे इस्तेमाल नहीं होते। जी जी बिल्कुल। तो ये वही अल्फाज है कि जो आम बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं, अभी हम वही शुरू कर देंगे। हाँ, लेकिन जब हम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं हम वी स्टॉप आवरसेल्व्स कि नहीं, इस ज़ुबान की ये हद है, इसको यहाँ तक करना है। आपको लगता है कि इस तरीके की ज़ुबान जो कि आम आदमी की ज़ुबान है, जो कि कराची की सड़कों की ज़ुबान है, लोगों ने इसको भी बहुत ज़्यादा रिलेट किया होगा? बिल्कुल 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 किया है और करेंगे भी और समझेंगे भी इसको, और शायद उसका बड़े दिन बाद कहीं रिमाइंडर भी आएगा। उसका ताल्लुक़ इस बात से नहीं कि 1958 में ये हमने काम किया था, ऐसी बात नहीं है। वो ज़बान आज भी बोली जाती है, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इस तरह की महफिल में वो ज़बान इस्तेमाल करें या किसी और कंटेंट में उसका कहा जाए कि भाई ये है असली ज़बान। ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में कोई भी स्ट्रीट लैंग्वेज होती है, उस पर मबनी कोई अगर शो होता है या प्रोग्राम होता है तो वो एक अलग बात है। तो वो इसी लैंग्वेज पर है, उसकी एक अपनी दुनिया है उस कैरेक्टर की। उस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो उसी ज़बान पे बेस्ड है। हमने देखा कि इसमें जहाँ फिल्म के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वहीं पे सोशल मीडिया पे जिन्होंने बड़ी कैची लाइंस बोली, जिनमें सबसे मशहूर थे एक्सक्यूज़ मी, वो भी इसमें थे। और इसके अलावा अनदर फ्रेंड उसामा, वो भी इसमें है। तो इन कैरेक्टर्स को एमलगमेट करने का आपको ख्याल कैसा है? मोस्टली इन सारे लोगों की कोऑर्डिनेशन ज़ाहिर है मेरे साथ एहसन और परमेश कर रहे थे। तो यही था कि ये वाला किरदार किससे कराया जाए जिनकी थोड़ी सी प्रेजेंस भी हो सोशल मीडिया पे, और उनके लिए भी बेहतर हो और हमारे लिए भी बेहतर हो कि थोड़ी सी आवाज़ पैदा हो जाएगी। तो ये मद्देनज़र रखते हुए कि और जो जेन्युइनली टैलेंटेड हैं और जेन्युइनली फ़नी भी हैं, सो उन लोगों को लिया गया। उसामा आई थिंक वाज अ ग्रेट चॉइस। और जैसे आप कह रहे हैं ना कि इस तरह चूज़ किया गया कि उनके कैरेक्टर को मद्देनजर रखा गया, तो अगेन वही सनम को जब आपने स्क्रिप्ट भेजा या आपने स्क्रिप्ट पास किया तो क्या कैसे, क्योंकि मुहिब का जो ये है ना, जब वो बाकी जो कैरेक्टर्स भी कास्ट में, मुहिब लोगों की पोटेंशियल देख के उनको कास्ट करते हैं कि हु इज़ नॉट गेटिंग द लाइट इनफ, या अंडररेटेड कौन है, या किस में इतनी पोटेंशियल है लेकिन अभी तक वो शाइन नहीं कर पाए। तो उनकी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इंट्यूशन है या एक ऑब्जर्वेशन है कि जो एक्सेल कर सकता है अगर उनको मौका मिले तो वो करेंगे। तो आई थिंक सारे जो एक्टर्स हैं उनको वो पोटेंशियल नज़र आए जो शायद बाकियों को नहीं आए। तो मैं अगर मुझे एक अच्छी एक्टर माना जाता है तो फिर मैं सिर्फ कशफ जैसे रोल्स नहीं करती ना, देन आई शुड बी अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस दैट कैन शो पूरी एक रेंज। तो उनको वो पोटेंशियल नज़र आए। शमून अब्बासी के सिर्फ वायलेंट और सिर्फ वो ग्रंजी वाले रोल्स के अलावा उनको बड़ा काम किया इन सब ने। एंड देन सेम विद ये जो एक्सक्यूज़ मी या इमाम सैयद जो हैं, वो बहुत गुम हो जाते हैं दूसरे कास्ट में, ड्रामों में, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है इसमें। मानी ने कभी फिल्म पे काम नहीं किया। मानी, मुस्तफ़ा, अली काज़मी तो करते हैं, लेकिन इनका जो ट्रियो बना वो इतने मज़े का, उनकी जो केमिस्ट्री बनी। तो आई थिंक सारा लोरेन को किसने इस तरह कास्ट किया होगा। इतनी हसीन आई, वो इतनी खूबसूरत आई हैं इसमें, चाइनीज़ लड़की प्ले कर रही हैं। नो वन वुड हैव थॉट दैट। तो HSY को विलन, एक डिज़ाइनर को एक पॉपुलर सोशलाइट डिज़ाइनर को, बिजनेसमैन को विलन बना दिया फिल्म की, और वो इट मेड एन इम्पैक्ट। सो आई थिंक मुझे की ये बात है कि पोटेंशियल दूर पता नहीं कहाँ से, हमें तो नज़र नहीं आती हैं चीज़ें, लेकिन उनको नज़र आई एंड ही सबको इस तरह कास्ट करके आई थिंक सबकी पोटेंशियल। थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में बताएं कि जब आप, क्योंकि अगेन वही वाली बात कि वहाँ के गाने ज़ुबान ज़दे आम ख़ास होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करके हमारे यहाँ आज भी जो हमारा पॉप साइड ऑफ द म्यूज़िक है, अभी इतने ज़बरदस्त गाने आए तो वो हमारे जहनों में चलते रहते हैं। फिल्म्स के सॉन्ग्स जो हैं वो इतने हमारे जहनों पे क्यों वो नहीं होते? आज भी अगर मैं कोई प्ले करूँगा, आई प्ले समथिंग फ्रॉम फलां स्टूडियो या फलां समथिंग। तो इस मूवी में आपने म्यूज़िक को लेके क्या सोचा, कैसे गाने बनाए, कैसे प्रोड्यूस किया? क्योंकि फिल्म्स बनाने में इतना एफर्ट लग जाता है कि उसके बाद स्पेंडिंग के पैसे नहीं बचते या फिर उस तरह से ब्रांड नहीं होते। तो फलाने स्टूडियो इज़ अ ब्रांड, और वो उसके बाद ऑनलाइन आपकी तरफ हैमर किया जाता है ताकि आप यूँ पलटें तो वो आपके सामने हो, यूँ पलटें तो आपके सामने हो, यूँ बात करें तो सामने हो, बाहर निकलें तो सामने लगा हुआ हो।
तो जब आपके ऊपर इतना मुसल्लत किया जाएगा तो आप उस पर क्लिक कर ही देंगे और फिर वो एक ब्रांड बन जाएगा ऑनलाइन का, फिर वो आपके सजेशंस में आना शुरू कर देगा, जो कि एक पूरा एक साइंस है। फाइनेंशियल साइकिल है, बिकॉज मैं कहूँगी कि रेडियो स्टेशंस को भी हमारे सॉन्ग्स प्ले करनी चाहिए। तो फलाने स्टूडियो का बजट आप मुझे फिल्म की प्रमोशन पे दें, फिर आप चेक करें आपकी हर तरफ से मेरे फिल्म के गाने ना बहे तो बोलिए ऐसे। यानी ये सारा खेल जो है वो पैसे का है। ऑफ कोर्स, पहली फिल्म की लाइन ही है, दुनिया की सबसे बड़ी गेम ही पैसा है। जी हाँ। और बाकी फिल्म में क्या क्या लाइनें इस्तेमाल हुई है जानने के लिए आपको सिनेमा जाना पड़ेगा, तो जाएं और जाके मूवी देखें और खूब एंजॉय करें। अच्छा, सेट की जब बात होती है, अब हमारे सेट पे फैसल के बहुत नखरे, फैसल जो है फुल यू नो ये कभी कभी होता है ना इंसान, तुम जो है ना इस वक्त मुझ में अपने आप को देख रही हो। तो सेट पे सबसे ज्यादा शोर कौन करता था? कोई किसी ने, मेरे अलावा कोई नहीं करता। और सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ किसकी होती? मेरी। सारे शोर मेरे, सारी लड़ाइयाँ मेरी। डांटते भी सबको आप जाहिर सी बात है, वो चुप होके थोड़ी डांटेंगे। सिर्फ इस बात पे कि जो चीज़ पहले से प्लान्ड है, अगर वो उस तरह से नहीं है, बैकड्रॉप उस तरह नहीं है, या सफाई का ख्याल नहीं रखा गया है, या डिसिप्लिन जो चाहिए चीज़ों को एक दिन में खींचने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए लिमिटेड टाइम और बजट में, तो फिर ज़ाहिर है किसी का भी मीटर शॉर्ट हो जाएगा। तो इसका अगला सवाल ये है कि लेट कौन कौन आता था सेट पे? मैं खुद लेट कभी हो जाता हूँ, लेकिन हमारा काम सफर नहीं होता था क्योंकि हमारा एक है जिसका मैं नाम लूंगी हमेशा, वो है अली काज़मी। लेकिन जब वो आ जाते हैं वो डिलीवर कर लेते हैं और फिर आप सारा गुस्सा सबका पिघल जाता है क्योंकि फिर वो कुछ ना कुछ जो करनेगा। लेकिन अली काज़मी की टाइमिंग ऑफ है इन टर्म्स ऑफ काम पे वाले दिन भी देर से आए। प्रीमियर उसने आधा मिस कर दिया, हमने कहा अली हद है। अली अपने वलीमे में भी लेट आए हूँ। लेकिन आपने लेट नहीं होना। बहुत शुक्रिया मोहिब, सनम, आदेश और एहसन माय फ्रेंड, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपने करना ये है कि आपने देख लिया, अब आप सिनेमा जाएं, सिनेमा जाके मूवी देखें और वापसी पे दाल की टुकड़ी वाला बर्गर ज़रूर खाते हुए जाएं और उसके बाद जो भी हो वो सोशल मीडिया पे ज़रूर बताएं कि क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं आप दोनों। मैं होकर आ गया हूँ भाईजान। मैं तो वीकेंड पे जाऊंगी अपने छोटे से बेबी को लेके। चलें जी, अभी आगे बढ़ते हैं। अहम खबर है, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी इमरान खान से मुलाकात के लिए रवाना हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में अलीम खान से मुलाकात से आगाह करेंगे। गवर्नर सिंध का कहना है कि जहांगीर तरीन हो या कोई और दोस्त हो, पार्टी के लिए उनकी खिदमत हैं, इंशाल्लाह मामलात जल्द हल हो जाएंगे। तो सुनवा देते हैं आपको। ठीक है, अब्बास शबीर से पहले बात करते हैं। अब्बास, डिटेल्स बताइएगा। देखिए, ये एक अहम मुलाकात थी। गुज़िश्ता रात इमरान इस्माइल ने अलीम खान से लाहौर में मुलाकात की थी। जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे और जो उनके मुतालबात थे वो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के सामने रखे गए थे। इमरान इस्माइल रात को ही इस्लामाबाद पहुंचे और सुबह नाश्ते पर फवाद चौधरी से उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात को टेबल किया गया। सिंध हाउस में ये मुलाकात हुई। उसके बाद गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी कुछ ही देर पहले बनी गाला के लिए रवाना हुए हैं, बल्कि अब वो बनी गाला पहुंच चुके होंगे इस वक्त, जहां पर वो वज़ीर आज़म इमरान खान से अहम मुलाकात करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान। ठीक है अब्बास, शुक्रिया आपका। जरा गुफ्तगू सुनवा देते हैं। क्या बात टेबल हो गई है, एफचोई साहब से डिस्कस हो गई है? नहीं उम्मीद क्या, तो ऐसा लग रहा है कि हम जंग पे जा रहे हैं। हमारा तो अलीम खान हो, जहांगीर तरीन हो और जो दूसरे दोस्त हैं सारे, ये तो सब पार्टी का असासा है, एसेट है हमारी पार्टी का। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज़ है कि जिसमें हमारी कोई मजबूरी या दूरी ऐसी इतनी हो जाए कि हम करीब भी ना आ सकें। तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सारे मामला। मैं समझता हूँ कि हम आज बैठ के इसको हैंडल कर लेंगे चीज़ों को। कुर्बानियाँ हैं लोगों की पार्टी के लिए, उन्होंने अपना टाइम लगाया है, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो वो आज भी पार्टी से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी। जैसे जैसे होता जा रहा है मौसम गर्म, सियासत भी वैसे वैसे गर्म होती जा रही है, लेकिन अब मजीद हम गर्मी नहीं बढ़ाते, शो का अख्ताम करते हैं। बिल्कुल, अब आपसे इजाज़त मांगते, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातें होंगी डिस्कस करने के लिए। आपने समा देखते रहना, नया दिन मॉर्निंग शो देख लेते हैं। ब्रेक लेने लगी थी, तो चलें, अल्लाह हाफिज़।